हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये 12th के अंदर भी रिपीट होता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं 12th में एक चैप्टर पढ़ा है हेलो एल्केन। उस हेलो एल्केन के अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको कवर भी कर लिया है। तो वहाँ से भी हम कुछ लेक्चर है उसका पार्ट यहाँ पे ऐड भी कर देंगे। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रखी हैं, जैसे RS नॉमेनक्लेचर है, हालांकि हम जीओसी में पढ़ चुके हैं, उसमें और भी डिटेल में बता रखा है। तो उसका लेक्चर है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कहीं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी उसका भी हम कुछ पार्ट यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाई अनदर न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल है उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो जाता है, तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिएगा, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे ले लिया, ये है RX, ये कोई एल्किल हैलाइड है या कुछ भी मान लो। यहाँ पे मैंने ले लिया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ये मान लीजिए आपका है न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, इसका रिप्लेसमेंट जब इस न्यूक्लियोफाइल द्वारा हो जाता है तो उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी रिप्लेसमेंट ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल बाई अनदर न्यूक्लियोफाइल, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होगा R, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और क्या होगा। तो यहां पर देखो, अक्सर इसका सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल द्वारा होगा। NU का मतलब यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जैसे यहां पे हेलोजन निकला या X निकला, जैसे यहां पे X निकलेगा तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, प्लस। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्लस चार्ज उसको लव करेगा, तो यहां पे जाके अटैच होगा। ठीक है, और बता सकते हैं, जैसे मान लो आपको ROH है, यहां पर C है नेगेटिव, कंडीशन आपको दी हुई रहेंगी, इस कंडीशन में इसका रिप्लेसमेंट होता है, यहां पे ये चला गया OH नेगेटिव, ये हट गया। और बता दें, जैसे ये दे दिया RNH3 प्लस था और यहां पर X नेगेटिव है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, NU लिख देता हूं मैं, ये एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया, NH3 इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे खुद जुड़ गया, तो NH3 निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, तो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। तो बेटा यहां पर ये जो हटता है, इस हटने वाले को बोल देते हैं लिविंग ग्रुप। इसको क्या नाम देंगे, लिविंग ग्रुप। और आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के। ठीक है, तो लिखेंगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, LG टेंडेंसी लिख रहा हूं, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। ये डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के ऊपर। अगर ग्रुप बेटा इजीली रिमूव हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। अगर ग्रुप वो रिमूव नहीं हो पा रहा या बहुत धीरे से रिमूव हो रहा है या आफ्टर सम टाइम रिमूव हो रहा है, तो उसकी रेट क्या होगी, कम होगी। अब हमें कैसे पता चलता है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसको नोट कर लो। तो हमने रेट किसके बारे में बताया, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। और यहां पर ये जो लिविंग ग्रुप होगा ये भी क्या होगा, एक टाइप का एनाइन होगा। तो बेटा दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, जिस एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो इजीली रिमूव हो जाएगा, या फिर जो वीक बेस होगा वो इजीली रिमूव होता है। देखो कैसे देखना है, मिटा दें इसको, देखिएगा। देखिए कैसे इसको देखना है। मैंने बेटा आपको ये बताई, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। और इसमें मैं फर्स्ट बता रहा हूं, स्टेबल एनाइन इज बेटर लिविंग ग्रुप, स्टेबल एनाइन इज बेटर लिविंग ग्रुप। जो स्टेबल एनाइन है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, या ये भी लिख सकते हो स्टेबल एनाइन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। जो स्टेबल एनाइन होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। देखो किस टाइप से देखेंगे हम, जैसे बेटा मैं बात कर रहा हूं यहां पर
RI हैलाइड की, RBr, RCl और RF। जैसे यहां पे मैं बात करूं बेटर लिविंग ग्रुप इसमें से कौन सा होगा, जैसे यहां पर I नेगेटिव होगा या Br नेगेटिव होगा या Cl नेगेटिव होगा या F नेगेटिव होगा, तो ये भी बेटा मैं आपको बता चुका हूं। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर लिविंग ग्रुप या स्टेबल एनाइन की बात करें, स्टेबल एनाइन, तो एक ग्रुप में स्टेबल एनाइन क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये होगा I नेगेटिव, उसके बाद में Br नेगेटिव, Ca नेगेटिव और F नेगेटिव, ये वो स्टेबल एनाइन ये है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, I नेगेटिव, फिर क्या होगा Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। तो ये वाले आपको हेलाइट दे रखे हों, फिर आपसे ये पूछा जाए किसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी, तो फर्स्ट वाला इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी और लास्ट वाला इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। क्लियर हो गया। तो बेटा बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, जो स्टेबल एनाइन होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। और बताएंगे इसमें, और देखिएगा इसको मिटा दें। दूसरा ये बताने वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप। तो वीक बेस होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। सेकेंड वन, वीक बेस, वीक बेस will be better living group, weak base will be better living group, weak base होगा वो better living group होगा। देखो कैसे पता चलेगा, जैसे आपके पास में दे रखा है HI, HF, HBr, HCl और HF। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ आप देखोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ पीरियोडिक टेबल में भी बताया आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी, टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। ये वाला होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका ऑर्डर। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग का वीक होगा और वीक का क्या होता है स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर इसके लिए जैसे ही H+ आयन दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेंगे, ये होगा आपका कॉन्जुगेट बेस, ये होगा कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला ऑर्डर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक। तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उस स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और वो बेस कैसा होगा आपका वीक। तो आपको ये बताया कि वीक बेस विल बी बेटर लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होगा बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इनमें देखोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर आ रहा है, तो H+ आयन निकलने के बाद में ये इसके बेस बन गए, कॉन्जुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग जो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा वीक, और वीक वाला होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है। तो इस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। यानी क्या देखना आपको, स्टेबल एनाइन एंड वीक बेस। ये देखना है किसके केस में रेट आपको चेक करनी हो, लिविंग ग्रुप के केस में। क्लियर हुआ, नोट कर लिया। अब देखो अगर बेटा मान लो आपको ये दे रखा है एक जगह पे, जैसे क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं आपको, जैसे फर्स्ट नंबर आपको ये दे रखा है ROH+, ये दे दिया, न्यूक्लियोफाइल है इसकी प्रेजेंस में, तो न्यूक्लियोफाइल है इसकी प्रेजेंस में, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर मैंने ये लिख दिया RNH3+, न्यूक्लियोफाइल है और यहां पे बन गया अमोनिया। ऑर्डर ऑफ रेट विल बी, ऑर्डर ऑफ रेट, फर्स्ट की रेट ज्यादा होगी या फिर सेकंड है इसकी रेट ज्यादा होगी। आपको ऑर्डर बताना है, रेट का ऑर्डर बताना है।
कि फर्स्ट की रेट ज़्यादा होती है फिर सेकंड की रेट ज़्यादा होगी। तो बेटा आपको यहाँ पे देखा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये एक ही पीरियड के अंदर आ रहे हैं, तो एक ही पीरियड के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं सेम पीरियड में, इधर लिख रहा हूँ सेम पीरियड के केस में क्या होगा, सेम पीरियड में अगर सेम पीरियड आपको दे रखा है तो बेटा सेम पीरियड के केस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको बात करें जैसे यहां पर ये लिखा मैंने, एक तो OH नेगेटिव है और दूसरा है NH2 नेगेटिव, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें मिलेगी, ये वाला होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो मोर स्टेबल होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, ऑक्सीजन वाला बेटर लिविंग ग्रुप होगा, यानी यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, या इसके कॉन्जुगेट बेस बनाकर भी बता सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूं, ऊपर से लिख लिया होगा आपने बेटा, नहीं लिखा तो इसको पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं इसके बारे में। जैसे यहां पे मैंने लिया वाटर और ये हो गया अमोनिया, एसिडिक नेचर, ये होगा अमोनिया, तो एक टाइप से बेस ही होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, तो यहां पर बेस देखोगे जब ये H+ निकल गया तो ये होगा OH नेगेटिव और ये वाला क्या होगा NH2 माइनस, तो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा ज्यादा होगा, ये होगा वीक कॉन्जुगेट, ये वाला होगा वीक, वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये वाला क्या होता है बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन के बेसिस पे भी देख सकते हो, एक पीरियड में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हो तो टॉप टू बॉटम पे नेगेटिव चार्ज टॉप टू बॉटम जाने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो बेस उसके बेसिस पे भी आपको बता दिया, ये देखो, और एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी आपको बता दिया। तो इसके बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप है वो बेटर होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या वीक कॉन्जुगेट होता है बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इसको जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, SN1 है, SN2, SNI होता है, एरोमेटिक SND होता है, लेकिन नीट सिलेबस में बेटा 2 ही दे रखे हैं, SN1 और SN2। देखो हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको मैं मेनली डिवाइड कर रहा हूं 2 कैटेगरी में। ऐसे तो SN1 होती है, SN2 है, SNI भी होती है, एरोमेटिक SN भी होती है, लेकिन अपने सिलेबस में कौन कौन सी होती है, SN1 और SN2। और बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन है, ये मैंने कंप्लीट हेलो एल्केन के अंदर बता दिए, 12th का चैप्टर होता है हेलो एल्केन, तो वहां से मैं लेक्चर को यहाँ पर आगे का जो लेक्चर है, जो पार्ट जहां आपका यूज में आ रहा है, उसको मैं कट करके यहाँ पर आगे लगा देता हूँ, क्योंकि बेटा उसमें कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं, कुछ पीछे की चीज़ों को और ज़्यादा रिवाइज करवा रखा है, इसलिए वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर को ऐड कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी को अपन क्या बोल देते हैं, एसन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपन बात करें तो अपन यहां पर लेते हैं SN1, ये हो सकती है, SN2 हो सकती है, SNI हो सकती है, या SNAR भी हो सकती है, और भी बहुत सारी होती है। ये मेन तो अपने सिलेबस में इस चैप्टर में कौन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये यूनिमोलिकुलर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ भी चुके हैं, उनके वीडियो अपन अपलोड भी कर चुके हैं, आप चाहो तो वहां पर भी जाकर देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा बताएंगे आपको। ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, और इसको तो इसमें भी अपन ने डिस्कस किया था
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, और ये वाला क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। क्लियर है? तो आज अपने को यहाँ पे मेन डिस्कस करना है SN1 और SN2, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन हेडिंग लिखेंगे SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो फर्स्ट अपनी SN1, देखो एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और एक एक वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में केमिस्ट्री बहुत इजी होने लगती है। देखो यहां पे आपके पास में SN1, तो क्या होगा, S का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यहां पे यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, यहां पर बेटा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, कौन सी होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होती है, उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हालांकि बेटा यहां पर इसको यूनिमोलिकुलर कहना सही नहीं होता, हालांकि बुक्स में लिखा तो अपन भी इसको मानेंगे, क्यों लिखा उसका भी रीजन बताएंगे आपको। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ये वाली जो रिएक्शन होगी SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, और जो भी रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसके लिए मॉलिक्युलरिटी बताना ज़्यादा सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता देते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन, और ये SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल आया उसने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। अब देखो उसके अंदर फर्स्ट पार्ट लिया अपन ने SN1, तो SN1 में क्या लेंगे, ये मान लेते हैं एक एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड लिया, और यहां पर बेटा मैं ये बताता हूँ ये 3 डिग्री लेते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस, एंड इन सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी किसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी मोस्टली कौन सी रिएक्शन कौन से कार्बोकेटाइन में होती है रिएक्शन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स में। इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, इजिली हो रही है, इसलिए मैं इसको लिख दिया 3 डिग्री। फिर देखो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इधर से ये वाला हेलोजन हट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, 2 स्टेप में होगी रिएक्शन। यहाँ पे मैं बस जनरल बता रहा हूँ कि ऐसा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका मीनिंग क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय अदर न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल है उसका रिप्लेसमेंट, उसका सब्स्टिट्यूशन दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने कर दिया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी फर्स्ट कौन से ले रहे हैं, SN1। 1 का मीनिंग फिर बता रहा हूं क्या होता है, यूनिमोलिकुलर मानते हैं यहाँ पे। अब देखो रियल में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में होती है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर है उससे रिएक्ट करवा रहे हैं। देखो क्या होगा, जैसे मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया, ये लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, मैं मान लेता हूँ Cl, यहां पर आपने वाटर के साथ में इसको डाला, तो वाटर क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करता है, लिसिस मतलब तोड़ना, ये बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देता है और इसकी जगह खुद OH आ जाता है। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 होल थ्राइस C OH, और क्या निकल गया, Cl माइनस। क्लियर हुआ? फिर से मैं बोल रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इस न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट दूसरे न्यूक्लियोफाइल OH से हो गया। अब आपको ये बता देते हैं बेटा, ये वाली SN1 रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट में
फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इसका फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यानी Cl नेगेटिव है, ये निकल गया यहाँ पे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं इसकी प्रेजेंस। ये कैसा है सॉल्वेंट, कैसा होता है ये पोलर प्रोटिक। इसका क्या यूज होता है इन सबको अपन डिटेल में देखें। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन इसका फॉर्मेशन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, इसका फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और बेटा यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप है ये इसकी स्लो स्टेप होती है, ये इसकी स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने के कारण इसको अपन क्या बोल देते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल देते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स होती है, 2 स्टेप में हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी बताना सही नहीं है, लेकिन प्रत्येक स्टेप के लिए अलग अलग से बता भी सकते हो आप, ठीक है। या इसी को अपन बोल देते हैं क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्योंकि वैसे तो बेटा ऑर्डर होता है वो तो प्रैक्टिकली होता है, लेकिन यहां पर अपन देखते हैं तो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके आता है। इसको मैं और आगे डिटेल में समझा दूंगा, इसलिए अपन ये क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड, पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन, अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, पूरी मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको। तो देखो यहां पे क्या होता है, ये आपका कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, वाटर। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन ने इसके ऊपर, इसके लोन पेयर ने अटैक किया। देखिएगा क्या बना, CH3 होल थ्राइस COH। और जो वैलेंस सेल के न्यूक्लियोफाइल, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी के साथ में फिर देखो क्या होगा, और वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, ये इसको H+ की फॉर्म में निकाल लेगा, इस पे अटैक करेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, उस पर एक तो न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो H+ निकलेगा, यहाँ पे क्या बन गया, ये बना आपका CH3 होल थ्राइस COH, ये बन गया। फिर से बता रहा हूं बेटा, अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, जो पहले से एग्जिस्ट न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर अटैच हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें अपन फर्स्ट लिया है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, रिएक्शन उसकी रेट उतनी हाई होगी। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में आपने देखा ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से क्वेश्चन है, ये माइंड में पहले से सेट करना, जिसको अपने को आगे डिस्कस करना है। पहले तो मैं ये बता रहा हूं आपको, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, फिर यहाँ पे वाटर ने इस पे अटैक किया, तो ये जो क्लोराइड है इस पे तो नेगेटिव चार्ज है और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये तुरंत अटैक करना चाहिए था ना इस पे, जबकि ये तो न्यूट्रल, इसका तो लोन पे अटैक कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो यहां से निकला है, जो निकलने वाला ग्रुप होता है ना, इसको लिविंग ग्रुप बोल देते हैं। यहां पर ये किसकी तरह बिहेव करता है, लिविंग ग्रुप। तो ये निकलने वाला ग्रुप है, इस पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, ये तुरंत क्यों नहीं अटैक किया, इसको अटैक करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये माइंड में सेट रखना। देखो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, ये न्यूक्लियोफाइल निकला नेगेटिव चार्ज वाला, जबकि ये तो न्यूट्रल है, तो नेगेटिव वाला जल्दी अटैक करना चाहिए था ना, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाता है।
और क्यों नहीं करता है, इन सबको तो अपने को देखना ही है, क्योंकि यहाँ पर अपन सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका क्या यूज है, इसी के कारण ये अटैक नहीं कर पाता, ये ऐसा क्या कर देता है कि ये अटैक नहीं कर पाता, इन सबको देखना है। उसके बाद में अपन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे कि SN1 में जो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन होता है वो तो प्लेनर स्पीसीज होती है, और जब प्लेनर स्पीसीज आती है तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और रियर साइड से भी अटैक कर सकता है, जिसके बेसिस पे अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तो वहां पर रेसेमिक मिक्सचर बनता है। इन सब बातों को अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना आपको, ये तो आगे की चीज बता रहा हूं कि अपने को इन चीजों पे कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना है, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। बस माइंड में ही सेट रखना है कि यहाँ पर ये क्लोराइड ने इस पे अटैक क्यों नहीं किया। यूनिमोलिकुलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूनिमोलिकुलर, या इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यानी यहां पर जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, ये RX है ना, एल्किल हैलाइड, इसी की होगी, बाकी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पावर कितनी होगी 1। वैसे ये बेटा प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकली देखा गया तो ये सेटिस्फाई हो रहा था। इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा आ रहा है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक तो होना चाहिए, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल है कैसा, इस पर कोई भी चीज इसकी डिपेंड नहीं करती। सॉल्वेंट कैसा आपका, पोलर प्रोटिक। नोट कर लिया। अब देखो एक एक पॉइंट बता रहे हैं। अब देखो एक एक पॉइंट को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो पहला पॉइंट बता रहे, ये क्या होती है, यूनिमोलिकुलर। कैसी होगी, यूनिमोलिकुलर। फिर से मैं बोल रहा हूं, यूनिमोलिकुलर कहना वैसे तो गलत होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं बताई जाती है, लेकिन यहां पर स्लोवेस्ट स्टेप है, जो आपकी स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1। और स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है, RDS है, उसमें कितना मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1 मॉलिक्यूल, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो नोट कीजिए यहाँ पे यूनिमोलिकुलर वैसे तो सही नहीं है, लेकिन स्लो स्टेप होती है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, उसमें कितना इन्वॉल्व होता है, 1 मॉलिक्यूल। तो इसकी रेट आप देखोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, RX ये होगी। तो इस पे पावर कितनी आ रही है, 1, इसलिए इसके ऑर्डर कितना होगा, 1। ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी कितना होता है, 1। क्या यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है क्या, न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आ रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ एल्किल हैलाइड है, इसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। तो क्या यहाँ पर ये बताओ कंसंट्रेशन, देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन दिया गया है कि SN1 रिएक्शन में एल्किल हैलाइड इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दो, न्यूक्लियोफाइल इसकी कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया, तो रेट कितने टाइम हो जाएगी, रेट कितने टाइम हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसकी कंसंट्रेशन तो चाहे कितनी भी करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन 2 टाइम की है तो रेट क्या होगी, डबल होगी, 4 टाइम नहीं होगी। यानी आपको यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, अगर आपने लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिया है यानी न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो या हाई लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन SN रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो रेट तो डिटरमाइन किससे होती है, स्लो स्टेप में, जिसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पे मान लो आपके पास में कार्बोकेटाइन की बात करें, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा क्या होगा, 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री। अगर रीअरेंजमेंट
पॉसिबल है तो वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, लेकिन वो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा। कैसे बनता है रीअरेंजमेंट? जैसे 1 डिग्री है, वो अगर हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट या फिर फिनाइल शिफ्ट से 2 डिग्री में कन्वर्ट होता है तो ऐसा रीअरेंजमेंट होगा। अगर 2 डिग्री है और इस टाइप की कहीं पर शिफ्टिंग पॉसिबल है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट तो बनाएगा, लेकिन रेट पे उस रीअरेंजमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लिखेंगे सेकेंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस इफ पॉसिबल। कार्बोकेटाइन उसका रीअरेंजमेंट तो होगा, बट दिस नॉट इफेक्ट ऑन रेट। तो लिखेंगे इसका रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लिख लेना दिस विल नॉट इफेक्ट रेट, दिस विल नॉट इफेक्ट रेट, ये रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो बेटा अपन ने यहां क्या किया? पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए अपन यहां पर देखा एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको क्या बोल दिया? यूनिमोलिकुलर। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन हो उसकी होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, उसकी रेट उतनी हाई होगी। अगर वहां पर रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन उसका रेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड अपन ने क्या लिया कि ये क्लोराइड है, ये क्यों नहीं अटैक कर पाया? यहां पर ये नेगेटिव है, तुरंत अटैक करना चाहिए, ये वाला तो न्यूट्रल होता है। तो इसके लिए अपन ने क्या लिया था? यहां पर सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? पोलर प्रोटिक। अब इसका क्या मतलब होता है ये बता रहे, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लिया। थर्ड लिखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बेटा बहुत से कंसेप्ट यहां पे क्लियर होंगे, आप खुद ध्यान से इसको देखेंगे, इधर उधर ध्यान देना बंद करो, इस पे कंसंट्रेट करना आपको। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर का क्या मीनिंग होता है, प्रोटिक का क्या मतलब होता है? प्रोटिक तो होता है जो H+ डोनेट करे, H+ देता है, ये होता है प्रोटिक। पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग, EN डिफरेंस हो, जैसे RX है, पोलर होगा तो वो क्या करेगा? इसके बॉन्ड के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इसको पोलराइज करके इसको ब्रेक कर देगा। जैसे वाटर लिया और वाटर के लिए यहां पे इसको ब्रेक कर देता है पोलर को, ये पोलर होता है, इसको ब्रेक क्यों कर देता है? इसके लिए बेटा अपन देखते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। पोलर का डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट हाई होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ये हाई होता है। जैसे इसके लिए एप्सिलॉन भी बोलते हैं, 81 के आसपास होता है, 80 भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो जितना ज्यादा होगा, वो इनके बीच के बॉन्ड को उतना ही ज्यादा वीक कर देगा। जैसे एयर की कंपैरिजन में 80 टाइम है, तो एयर की कंपैरिजन में इसके बॉन्ड को कितने टाइम वीक करेगा? वो 80 टाइम। तो बेटा कार्बोकेटाइन बनाना तो इनका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए ना, तो इसलिए अपन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है वो क्या करेगा? उन दोनों के बीच के बॉन्ड को उतना ही ज्यादा वीक कर देता है। क्लियर हुआ? उसके बाद में देखो ये क्या कर रहा है? प्रोटिक H+ ले रहा है, इसका क्या रोल है? देखो आपको नहीं बताया क्लोराइड क्यों नहीं अटैक कर पाया, इसका रीजन बता रहे क्यों नहीं अटैक कर पाया। ये क्या करता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, ये इस क्लोराइड आयन है इसको ट्रैप कर लेते हैं। देखो जैसे वाटर है, एक क्लोराइड है, तो वाटर क्या करता है? प्रोटिक होता है ना, इस पे पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव होगा, इस पे इन पे पार्शियल नेगेटिव, तो इसको चारों तरफ से ऐसे साउंड कर लेता है, इसके चारों तरफ ऐसे कैच बना लेता है, पार्शियल पॉजिटिव, तो इनको ऐसे बंद कर लेता है कैच।
तो इसको बंद कर लेता है, सॉल्वेंट इसको सेपरेट कर लेता है, इसको सेपरेट कर लेता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो सेपरेट कर लिया तो अब ये तो रहा ही नहीं, ये तो अटैक कर ही नहीं सकता इसके ऊपर, इसलिए अब कौन अटैक करेगा, वाटर है ये अटैक करता है। क्लियर हुआ? जैसे पोलर प्रोटिक कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल बताएं। वाटर होता है, सेकेंड एथेनॉल भी होता है, मेथेनॉल भी लेते हैं जनरली, एसिटिक एसिड भी ले सकते हो लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, मेनली ये लेते हैं, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनको काम में लेते हैं। तो फर्स्ट बताइए यहाँ पर यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेडिएटेड माइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, एक। सेकेंड आपको यहाँ पे ये बताए कि कार्बोकेटाइन है, ये अगर रीअरेंजमेंट से और ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो स्टेबल तो बनाएगा, लेकिन रेट का इस पे कोई इफेक्ट, रेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लिया, तो उसका रोल क्या होगा, इसको ट्रैप कर लेगा, तो ये तुरंत अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोसेस है वो एक्जोथर्मिक होती है या फिर एंडोथर्मिक, और SN1 रिएक्शन होती है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये कैसा होता है, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक इसका मतलब यहाँ पे हीट रिलीज होती है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है, लेस देन 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, ये तो ब्रेक होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इन दोनों में देखते हैं तो ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी कंपेरेटिव ज्यादा निकलेगी। तो फॉर्मेशन में जितनी रिक्वायर्ड है, सॉरी ब्रेक करने में जितनी रिक्वायर्ड है, फॉर्मेशन में उसकी कंपैरिजन में ज्यादा रिलीज हो रही है, इसलिए ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। और एक्जोथर्मिक कोई भी प्रोसेस होती है उसके लिए क्या कंडीशन होता है, ली चैटरले प्रिंसिपल में भी पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन 11th में पढ़ा है। क्या होता है, एक्जोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी आपकी, लो टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा है, सिर्फ बेसिक कि यहां पर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो अपन सोचते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा। जैसे यहां पर ये ब्रेक क्यों हो रहा है, पोलर प्रोटिक है, फिर ये अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्लोराइड है, उसको ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो ट्रैप कर लेता है। लो टेम्परेचर पे हो गया, हाई टेम्परेचर पे तो अपन देखते हैं फॉर्मेशन है, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो रिलीज एनर्जी हाई होगी। क्लियर, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होती है लो टेम्परेचर। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं एक बार इसकी जनरल स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझाता हूं, उसके बाद में अपन एग्जांपल लेके और भी डिटेल में देखेंगे। आज का बेटा टॉपिक है, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हर साल नीट में क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, 5th पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो यहां पे अपन ने देखा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन इसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकेटाइन बन गया तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और sp2 हाइब्रिड स्पीसीज होती है, वो कैसी होती है, प्लेनर। तो यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो कैसी स्पीसीज है, प्लेनर, ऐसे बना, ये वेकेंट ऑर्बिटल, ये प्लेनर, इस टाइप से प्लेनर स्पीसीज है। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर, sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर, ऐसे एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, प्लेन के अंदर प्रेजेंट है तो ये कार्बोकेटाइन है एक ऐसे प्लेन में,
तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी। ये मैं मान लेता हूँ कि क्लोरीन यहाँ से रिलीज हुआ है, जैसे मैंने ये मान लिया कि यहाँ से क्लोरीन था, यहाँ से हटा क्लोरीन। तो अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी, और वो इसकी रियर साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, दोनों से अटैक कर सकता है। जहां से क्लोरीन हटा वहीं पे अटैक किया, ये मान लेता हूं ऊपर की तरफ से क्लोरीन हटा, यहीं पे अटैक किया। हालांकि बेटा एग्जांपल लेकर मैं इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से बता के पूरा और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपके माइंड में जनरल चीजें सेट होनी चाहिए। पहले क्या सेट होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन बना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिड स्पीसीज होती है, वो प्लेनर स्पीसीज होती है जिसमें केटाइन है, तो ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, यानी फ्रंट साइड से भी आ सकता है और रियर साइड से भी आ सकता है। जैसे मैंने ये मान लिया कि ऊपर से हटा और वहीं से न्यूक्लियोफाइल आया, तो यहाँ पे आपके क्या बनेगा, ये बना, जिधर से हटा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल है। और सेकंड में ये मान लिया कि बैक साइड से आया, ऐसे रियर साइड से अटैक किया, तो जिधर से न्यूक्लियोफाइल हटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिधर से हटा वहीं पर आ गया, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन वो तो रिटेन है, तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं, रिटेंशन। और उसके अपोजिट साइड से आकर अटैक किया, तो ये आपका क्या हो गया, इन्वर्जन। इसको वाल्डन इन्वर्जन वगैरह भी आप बोलते हो, इन्वर्जन। और जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। तो यहां पे क्या बन गया, रेसेमिक मिक्सचर। हालांकि बेटा यहां पे अगर दोनों को देखोगे, रेसेमिक मिक्सचर में दोनों 50-50 होने चाहिए, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं रिटेंशन वाला होता है वो 50% से कम होता है, लेस देन 50%, और ये वाला होता है वो ग्रेटर देन 50% है। ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ये देखो, रिटेंशन वाला है वो लेस देन 50% और ये वाला ग्रेटर देन 50%। हालांकि मान लेते हैं दोनों 50-50, ऑलमोस्ट मान लेते हैं, इसके बेसिस पे इसको रेसेमिक मिक्सचर बोल दिया जाता है। हालांकि अगर बेटा रियल में देखा जाए तो इसको स्क्लेरिक मिक्सचर बोला जाता है, इतना अपने सिलेबस में नहीं, तो आप इसको रेसेमिक की ध्यान रखना है। और उसके लिए भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में भी, कि कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, उसकी वैलेंसी ऑल फोर वैलेंसी शुड बी डिफर, जिसको अपन एग्जांपल से और लेंगे। यहां पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना कि जैसे ही आपका ये लिविंग ग्रुप हटा, तो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कार्बोकेटाइन कैसी स्पीसीज है, प्लेनर। तो यहां पर दो प्रोबेबिलिटी अटैक करने की, रिटेंशन अगर सेम साइड से किया तब तो रिटेंशन, बैक साइड से क्या हो गया, इन्वर्जन। मैं बोल रहा हूं रिटेंशन कम क्यों बना, बेटा आपने यहां पे देखा, यहां से क्लोराइड हटेगा, इस साइड से ऊपर से क्लोराइड हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल की इधर आ रहा है। अब देखो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो इसका अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं साइड में, नहीं समझे। देखो ये मैं मान लेता हूं कार्बोकेटाइन यहां पे, और यहां से Cl हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आ रहा है, तो Cl इधर से हटेगा, हटे तुरंत तो नहीं हटेगा ना, क्योंकि प्लस के साथ में माइनस का थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा, बैक साइड में तो कुछ नहीं है, इधर अट्रैक्शन रहेगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी इधर से आ रहा है, तो सेम चार्ज में थोड़ा सा क्या होगा, रिपल्सन, थोड़ा रिपेल करेगा, जबकि बैक साइड से कोई रिपल्सन नहीं है, इसलिए यहां पर ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कंपेरेटिव स्लाइट मोर होगा। ठीक है, तो रिटेंशन में इधर से हट रहा है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, सेम चार्ज के कारण थोड़ा रिपेल होगा, इसलिए यहां पर रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो लेस देन 50% आता है। क्या बेटा मैं ये मान लेता हूं ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान दीजिएगा, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना आपने, नहीं पढ़ा तो यहां पे मैं थोड़ा और सिखा दूं। या अगर ये आर है तो ये वाला भी क्या बनेगा, आर, ये आर है तो ये क्या बनेगा, इन्वर्जन होगा ना, ये क्या होगा, एस। तो आर से क्या बन गया आपका एस, या एस से क्या बनना हो, आर। जब ऐसा बनता है तो इसको अपन बोल देते हैं इनेंशियोमर भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होगा, इनेंशियोमर। तो ये आपस में क्या बन गए दोनों, इनेंशियोमर। ठीक है, तो ये बेटा आपको 5 पॉइंट बताए, कौन कौन से बताए। अब इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग रेट बताएंगे, फिर एग्जांपल से और डिटेल में देखेंगे। पहले मैंने आपको बताया SN1 में क्या होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस। क्लियर हुआ, कार्बोकेटाइन बना तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। फिर ये क्यों नहीं अटैक कर पाया, क्योंकि यहां पर क्या था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था।
तो फर्स्ट यूनिमोलिकुलर, सेकंड ये कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन उस पर रेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताया। फिर फोर्थ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर शुड बी लो, यानी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। फिर उसके बाद में आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई है कि कार्बोकेटाइन होता है प्लेनर स्पीसीज है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर, कार्बन ये वाला क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर, तभी ये वाली कंडीशन अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बस यही खूबसूरती है कि क्या ध्यान में रखना है उसमें, कायरल सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल जिधर से हटेगा वहीं पे अटैक किया तो कंपेरेटिव कम प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि जिधर से हट रहा है, ये मान लो कि क्लोराइड इधर से हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी इसी साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रिपल्सन होगा ना इसमें, सेम साइड से, ये यहाँ पर कार्बन मान रहे हैं, जबकि इधर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको कोई रिपल्सन नहीं है, तो इजिली अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पर जो सेम साइड वाला रिटेंशन है वो कंपेरेटिव लो बनता है। फिर भी अपन यहाँ पर अपने सिलेबस में दे रखा दोनों ऑलमोस्ट 50% होते हैं, अगर पूछा जाए तो ये क्या बताना, लेस देन 50%, ठीक है। तो ये थी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, नोट कीजिए। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन में, SN1 में, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फैक्टर विच अफेक्ट्स रेट ऑफ SN1, फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1। देखिएगा कौन कौन से फैक्टर है वो SN1 रिएक्शन उसकी रेट पे इफेक्ट डालते हैं। लिखेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन इसकी रेट पे इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की नेचर। देखो ऐसा एल्काइल हैलाइड जिससे जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन उतनी हाई होगी। तो यहां पे आपको क्या देखोगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहां पे होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखिए जैसे एग्जांपल से बताएं, एक तो ये एल्किल हैलाइड है, इनमें रेट को आपको कंपेयर करना है। दूसरा ये थर्ड अपन ये मान लेते हैं CH3 CH2 OH Cl। तो यहां पर आप देखोगे जब ये क्लोराइड ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 3 डिग्री, यहां पे क्या बनेगा 2 डिग्री, इसमें क्या बनेगा 1 डिग्री, मिथाइल का भी बना सकते हो आप। तो ये ऑर्डर होगा, यानी SN1 रिएक्शन मेनली होती किसमें, 3 डिग्री में। 1 डिग्री में तो बेटा होती ही नहीं है, ये मान लेते हैं कि इसमें तो नेग्लिजिबल है, 2 डिग्री में थोड़ी बहुत होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है विदाउट रीअरेंजमेंट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी हाई होगी। देखो आगे क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन इसके अंदर आपको देखना है, रेट बतानी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इसके अंदर ये है ए ऑप्शन, या फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं, 2 ही ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, एक तो ये दे दिया, दूसरा आपको ये दे रखा है CH3 CHCl और CH3। किसका हाइड्रोलाइसिस की रेट ज्यादा होगी, देखिएगा आपने इसको ब्रेक किया तो यहां पे क्या बन रहा है
2 डिग्री। यहां पे जब ये वाला ब्रेक होगा तो ये वाला क्या बनेगा 1 डिग्री। 1 डिग्री तो बनेगा, लेकिन ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है और एलाइलिक कार्बोकेटाइन ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। एलाइलिक कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होगा 1 डिग्री होते हुए भी क्या होता है वो 2 डिग्री की कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो किसके ज्यादा होगी, ध्यान रख लेना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपैरिजन में एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, एलाइलिक, उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, कुछ ऑर्डर बताने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसमें ए ऑप्शन है ये बना दिया। पहुंच करके आपको बेटा खुद से बनाना है इसको। CH2Cl, ये बी ऑप्शन है CH3Cl, ये सी ऑप्शन है CH3Cl। डी ऑप्शन और बना देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। ई ऑप्शन और बना देता हूं CH3CHCl CH3। इनका ऑर्डर बनाना है आपको, पहुंच करके खुद से ट्राई कीजिएगा क्या ऑर्डर होता है। बस आपको कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी देखना है, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वो इसका रेट होगा, रेट का ऑर्डर आ जाएगा। देखो पहला यहां पे आप देखोगे तो ये वाला क्या है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और इसके अंदर आप देखोगे तो ये वाला क्या है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, हालांकि बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, वहां पे दे देते हैं कि कार्बोकेटाइन बना रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, लेकिन नहीं, जो बेटा आपको बताएंगे 100% सही बताएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको ये ध्यान में रखना है 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर भी ये बेंजाइलिक टाइप का कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइलिक तो 1 डिग्री था, यहां पे क्या होगा 2 डिग्री, या इसका भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा या प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अब अगर इस टाइप का हो 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से ज्यादा होती है। अगर सिंपल बेंजाइलिक हो तो उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से कम होती है, लेकिन इस टाइप का 2 डिग्री टाइप का बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो तो उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से हाई होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा इसमें, ऊपर वाले में सी, फिर बी, फिर ए। यहां पे बेटा बहुत जगह गलत दे रखा है, ध्यान में रखिएगा इसको। यहां पे देखोगे ये हटा, ये तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, ये वाला कौन सा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ऊपर वाले क्वेश्चन में ये तो बताया 2 डिग्री और एलाइलिक में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है एलाइलिक, तो उसके बाद में कौन सा आएगा डी, और फिर कौन आ जाएगा ई। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, देखो और लिखवाते हैं। दूसरा देखिए और बता देते हैं आपको। ए ऑप्शन है आपका ये बी आर, बी ऑप्शन है बी आर, सी ऑप्शन ये बी आर। ठीक है, अब इसके लिए ऑर्डर बताना है। तो यहां से ये बेटा ब्रेक होगा तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटाइन है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसको देखोगे तो ये वाला क्या बनेगा, सॉरी ब्रोमाइड हटेगा ये वाला, तो ये क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
इसके अंदर आप देखोगे यहां से Br नेगेटिव हटा, ये क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है 3 डिग्री, उसके बाद में किसकी होती है एलाइलिक, और उसके बाद में कौन सी होगी 2 डिग्री। तो ध्यान में रखना एलाइलिक और 2 डिग्री में मोर स्टेबल कौन सा होता है एलाइलिक। ऐसे बेंजाइलिक और 3 डिग्री में कौन सा होता है 3 डिग्री, लेकिन 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से भी हाई होती है। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ये करना बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में आपको। हाइड्रोलाइसिस है उसकी रेटिव देखनी है, और जो बच्चा कम पढ़ता है वो इस क्वेश्चन को ज्यादा सही करेगा, और जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाता है वो इस क्वेश्चन को गलत करेगा। यानी अच्छा बच्चा कई बार क्वेश्चन गलत कराता है अच्छे दिमाग की वजह से। देखो बोल रहे सर ये क्या बोल रहे हैं, ये मैं सही बोल रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे एसीएल मान ये Br मान लिया, अच्छा लिविंग ग्रुप लिख लेते हैं। सेकेंड यहाँ पे मैंने ये बी ऑप्शन ये मान लिया CH3 CH CH3 Br। सी ऑप्शन अपन देखते हैं, ये लिख लेते हैं CH CH3 CH2 Br। पहुंच करके बताइए आप क्या ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर आएगा। देखो बताए यहां पे आप देखोगे तो ये हटने पे ये कौन सा होगा 3 डिग्री। जब यहां से ब्रोमाइड हटेगा तो ये कितने डिग्री का फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री, और यहां से हटेगा तो क्या होगा 1 डिग्री। अब जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, गधा बच्चा तो नहीं बोल सकते, बच्चे तो अच्छे होते हैं, कम पढ़ने वाला बच्चा बोल देते हैं, शरारती टाइप का जो कम पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देता है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये करेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसके बेसिस पे क्या लिखेगा वो ए बी। और पढ़ने वाला बच्चा क्या सोचेगा कि यहां से ब्रोमाइड हटा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास में देखोगे तो यहां पर ये वाला शिफ्ट हो सकता है, यहां पे क्या होगा ये वो हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा यहां से। जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा यहां पर हाइड्राइड को शिफ्ट कराएगा तो वहां पे क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। और फिर उसके बाद में ऑर्डर क्या लिखेगा कि ये तो पहले से 3 डिग्री था तो ये सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद में ये वाला होना चाहिए, ये भी तो रीअरेंज करके 3 डिग्री बन गया, उसके बाद में 2 डिग्री। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कार्बोकेटाइन का ऐसे रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट तो ये बनेगा, लेकिन इसका रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीअरेंजमेंट से फॉर्म कार्बोकेटाइन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को SN1 रिएक्शन में इफेक्ट नहीं डालते, तो ये वाला ही सही रहेगा। समझ गए, नोट कीजिए इसको। तो पहला बताया नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, और नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड में आपको क्या बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ध्यान क्या रखना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं 3 डिग्री के अंदर और बेंजाइलिक में कौन ज्यादा होता है 3 डिग्री, एलाइलिक और 2 डिग्री में एलाइलिक। शिफ्टिंग के बाद में अगर कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन SN1 रिएक्शन। सेकंड लिखेंगे, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। देखो ये जो RX है न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो यहां से हटता है, तो यहां पे ये क्या होता है लिविंग ग्रुप। ये जितना इजीली यहां पे हटेगा इजीली रिमूव रेट ऑफ रिएक्शन विल हाई, इजीली रिमूव तो उस कंडीशन में रेट विल इंक्रीज हो जाएगी। और लिविंग ग्रुप के लिए अपन ये देखा था बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है वीक बेसिस बेटर लिविंग ग्रुप। देखो चलो मैं और दूसरा मेथड भी बता दूं, जैसे कि आपके पास में RI RBr
RCl RF। तो यहाँ पर ये बिगर होता है तो इसके अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, कार्बन के साथ में अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा, क्योंकि कार्बन स्मॉल साइज का सेकंड पीरियड का, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ में ज़्यादा होगा, फ्लोरीन के साथ में। तो ये इजीली रिमूव होगा, जो इजीली रिमूव होता है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है। या आप इसके रिमूव के क्या बना रहा है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। देखो ये है HF, HCl, HBr, HA। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हाइड्राइड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने के बाद में क्या बना रहा है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड। तो ये किसका ऑर्डर है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ का। S+ देने के बाद में वो क्या बनाता है, उसका कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, वीक, और वीक का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, वीकर बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस टाइप का दे रखा हो तो आयोडाइड वाला वीकर बेस होगा, आयोडाइड, तो ये क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप। या बिगर साइज होने के कारण इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लो होने के कारण ये इजीली रिमूव हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। नोट कीजिए। थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, चलो मैं यही कर देता हूं, फिर इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसके नेचर में बता रहा हूं आपको। सॉल्वेंट कैसा लेना चाहिए अपने को, पोलर प्रोटिक। कैसा सॉल्वेंट होगा आपका, पोलर प्रोटिक। पोलर तो क्या करता है, पोलर तो यहां पे क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जितना ज्यादा पोलर होगा, यानी उसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, वो उस बॉन्ड को उतना इजीली ब्रेक कर देगा, यानी उसके बॉन्ड को उतना ही ज्यादा वीक करेगा। डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का काम ही क्या होता है, दो के अट्रैक्शन फोर्स को वीक करना। जो ये इसके बीच में, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, एक टाइप का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसको वीक करना। और प्रोटिक क्या करेगा, फिर ये जो हैलाइड हटेगा उसको चारों तरफ से, ये प्रोटिक होगा वो जैसे वाटर है तो वो इसको सराउंड कर लेगा, इसको ट्रैप कर लेगा ऐसे। ऐसे ठीक है। और कौन से एग्जांपल बताइए, जैसे अपन बात करें तो वाटर है, मैं ले लेता हूं वाटर है, इथेनॉल। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं। सर कितने बताएंगे, जो जो काम के उनको पढ़ेंगे अपन। एसिटिक एसिड, इसका एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलमोस्ट 81 होती है, इसको मैं 80 मान लेता हूँ। इसका लगभग 33 होता है, मैं इसको 35 मान रहा हूँ ऑलमोस्ट में। इसका ऑलमोस्ट 6 होता है, मैं इसको 5 मान रहा हूँ। तो जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा वहां पर रेट उतनी ज्यादा होगी। और जब इसको देखा जाए कि इसकी रेट x है, तो इसकी कंपैरिजन में प्रैक्टिकली देखा गया 4x है, और इसकी कंपैरिजन में 1.5 लाख गुना टाइम थी। ये 1.5 लाख गुना टाइम है। अगर यहां पर रेट x है तो यहां पर कितना होगा, इसके कंपैरिजन में 4 टाइम, इसके टाइम में 1.5 लाख टाइम होगा। यानी वाटर के केस में रेट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई होगी। तो जो पोलर प्रोटिक होता है उसके केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। तो ये थे बेटा आपके SN1 रिएक्शन में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। अब अपन एग्जांपल लेके इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मजा आएगा आपको, जो भी पढ़ाना उसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा है, देखिएगा। मेनली स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री आते बच्चों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सोच के देखोगे ना। देखिएगा, एग्जाम्पल्स पूरा डिटेल में RS वगैरह सब बताऊंगा, ध्यान दीजिए बस आप। मजा आएगा आपको, समझ में आएगा तो मजा आएगा, है ना। देखो ये आपके पास में मैंने एग्जाम्पल लिया H, बस फिशर प्रोजेक्शन लिख रहा हूं। चलो इसको जैसे RS वगैरह आपको, ये फिनाइल है, इधर PH भी लिख देते हैं ना इसे, बेंजीन वाला। वो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जब मैं यहां पे ये लिख दूं कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसके मेजर प्रोडक्ट क्या होंगे,
एक बनेगा, दो बनेंगे, कितने बनेंगे, मैं ऐसे जनरल लिख दिया मेजर प्रोडक्ट। एक ही बनेगा या दो बनेंगे, इनएंशियोमर बनेंगे, रेसेमिक मिक्सचर बनेंगे, आरएस के बेसिस पे देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये होता है ना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इसका फॉर्मेशन देखिएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में। रेडिटरमाइनिस स्टेप होती है, आरडीएस स्लो स्टेप होती है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ये कार्बोकेटाइन बना। ये बना बेटा, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। क्या इसको ऐसे लिखना सही है क्या? यहां पे अपन देखते हैं कार्बोकेटाइन है, वो तो क्या होता है आपका, कार्बोकेटाइन होता है sp2 हाइब्रिड होता है। और sp2 हाइब्रिड स्पीसीज कैसी होती है? प्लेनर स्पीसीज होती है। यानी ये रियल में आप देखोगे तो इस टाइप का होगा, प्लेन के अंदर प्रेजेंट होगा ये कार्बोकेटाइन ऐसे। जैसे मैंने इधर लिखा, ये फिनाइल, इधर मिथाइल, इधर ये हाइड्रोजन। ये ऐसे एक प्लेनर स्पीसीज होगी, एक प्लेन के अंदर ऐसे प्रेजेंट होगा इस टाइप से। ये एक प्लेनर स्पीसीज जिसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता हो, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। देखो सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन पे अटैक करने वाला है। देखो ये प्लेनर स्पीसीज थी इसकी, ये फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। ये सिर्फ प्लेनर है, एक प्लेन में sp2 हाइब्रिड है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, नहीं जहां से Cl हटा उस साइड से भी अटैक कर सकता है, और वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पे दो प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन होगा। देखो जैसे यहां से हटा और यहीं पे देखो ये Cl यहां से हटा और यहीं पे आकर OH जुड़ गया सेम साइड से। पूरा RS भी लिखेंगे इसका, टेंशन मत लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। CH3CH, ये हुआ और इधर OH अटैक किया। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ना हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, OH अटैक। या फिर बैक साइड से करेगा, इस साइड में जुड़ेगा OH, फिनाइल बना लेना इसको, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। ये हुआ। तो देखो जिधर से हेलोजन हटा उसी साइड में OH आकर जुड़ गया, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? रिटेंशन। बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 2-3 पॉइंट को याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म। बताएंगे आपको, लास्ट में कंक्लूजन भी बता देंगे, नहीं आते तब भी कैसे बना दोगे। यहां पे देखो जिस साइड से हटा उसके अपोजिट साइड से जुड़ा, तो ये कौन सा हो गया? इन्वर्जन। ये हो गया आपका इन्वर्जन, ये रिटेंशन होगा, ये वाला इन्वर्जन। ठीक है, ओके। अब देखो आरएस बताइए। देखिए अपन यहां पे देखते हैं आरएस नोमेनक्लेचर में अपन ये सीखते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास हाई होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया।
उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, सेकंड यहाँ पर फिर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? इस वाले को। ये वाला क्या होगा? थर्ड, और ये वाला कौन सा होगा? फोर्थ। और अपने को क्या जो लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें जो एटम आ रहा है उसको वर्टिकल पोजीशन पे रखना है। इस टाइप की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे रखना है, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? आप ऐसे चलोगे, रोटेशन देखोगे तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। घड़ी ऐसे घूमती है, क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा? अपोजिट। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको क्या नाम देते हो आप? एस। ठीक है, ये एस था आपका। यहां पे आपने देखा इसमें एटॉमिक मास ऑक्सीजन का ज्यादा है या कार्बन का? ऑक्सीजन का होता है, तो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर 1, ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गया। कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन सा होता है? एस। ठीक है, ऐसे देखो, यहां पे आपने देखा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 3। कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? आर। तो एस से आर बने या आर से एस बने तो वो क्या होते हैं आपस में? एनएंशियोमर। क्या लिखा आपको? एस से आर बने या आर से एस बने, ऐसा होता तो आपस में क्या होते हैं? एनएंशियोमर। एनएंशियोमर। तो बेटा ये आपस में क्या हो गए? एनएंशियोमर। तो ये थी इसकी बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिटेंशन, और ये क्या होगा? इन्वर्जन। और जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनते हैं उसको बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर। कंडीशन क्या है? आपके पास में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कायरल सेंटर। यहां पे देखो इसकी सब ऑल 4 वैलेंसी आर डिफर, सारी डिफर बहुत है इसके अंदर। एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो गया, 2 कायरल सेंटर हो गया, तो वहां पर ऐसा नहीं बनेगा। रिटेंशन इन्वर्जन ये नहीं होता, ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें हैं, इनको भी बताएंगे। तो एक ही कायरल सेंटर होता तो आपको ऐसा बनाना, नोट कीजिए। नोट कर लिया? देखो और एग्जांपल बताते हैं, एक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल बताते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है रीअरेंजमेंट का, इसी के अंदर SN1 रिएक्शन। आप अपने से भी ट्राई करना, पॉज करके देखो। ये आपको देखा है CD3 ड्यूटेरियम, C ये फिनाइल ग्रुप है, CS2Br हाइड्रोलाइसिस है, इसके प्रोडक्ट बताने कौन से प्रोडक्ट बने, मैकेनिज्म देखना। देखो मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन में पहले क्या होता? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन है ये आपको दे रखा है। ये होगा CS2Br और ये H। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अब जान, अब आपको याद हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बना? CD3 PH H CS2+। तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री जैसे ही बनता तो अपन ट्राई करते हैं 2 डिग्री हो जाए या 3 डिग्री हो, तो यहां पर तो मिथाइल शिफ्टिंग पॉसिबल है। हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या होगा? सॉरी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्ट 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो देखो क्या बन गया? CD3 C PH H S, तो यहाँ शिफ्ट हो गया ना, क्या बना? ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इसका CS3। ये कार्बोकेटाइन बन गया। और कार्बोकेटाइन ये जो बनेगा ये कैसा होगा? प्लेनर स्पीसीज होगी। तो प्लेनर स्पीसीज होगी तो स्टेप सेकंड, इस प्लेनर स्पीसीज के ऊपर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से और रियर साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। देखो मैंने ये बना दी CD3
CH3। ये प्लेनर कार्बोकेटन है, प्लेनर स्पीसीज है। तो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से भी अटैक कर सकते हैं, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। तो देखो क्या बनेगा, फिशर प्रोजेक्शन से बताते हैं। देखो इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिख रहा हूं मैं। देखो ये था CD3 CH CH2Br और ये फिनाइल ग्रुप है। तो यहां पे कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, कार्बन ही आ रहा है। यहां पर कार्बन के बाद में क्या आ रहा है, ब्रोमीन। एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, ब्रोमीन का। इसको प्रेफरेंस देंगे 1। कार्बन के बाद में कार्बन, यहां पर कार्बन के बाद ड्यूटेरियम, तो ये वाला क्या होगा सेकंड, ये वाला क्या होगा थर्ड। कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एस। ठीक है, अब देखो यहां पे बता रहे सी, ये पीएच हो गया, ये CD3, ये CH3। एक बार मान लेते हैं यहां पर आकर वो जुड़ा, इसी प्रोजेक्शन को वहां पे सेट किया। देखो CD3 ये कार्बन शिफ्टिंग से CH3 बनेगा, वो नीचे लगा दिया, इस डायरेक्शन में Br है तो इसी डायरेक्शन में अपन क्या रख लिया, OH। फिर देखो CD3, अब ऐसा भी बन सकता है OH C CH3 PH CD3, ये होगा। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, दूसरे मार्कर से देखते हैं, अलग से बनाते हैं। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बन गया, S। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है उसको वर्टिकल में नीचे रख लो, फिर एंटी क्लॉकवाइज है तब तो S, और क्लॉकवाइज है तब क्या होगा R। इसमें देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इनमें सब में ज्यादा है, फिर 2 फिर 3, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को नीचे रखा, क्या होगा क्लॉकवाइज, तो क्या बन गया R। तो बेटा यहां पर S से क्या बन रहा है, S, तब तो ये क्या हो गया, रिटेंशन। और ये वाला क्या बन गया, इन्वर्जन। ये हो जाएगा इन्वर्जन। और जहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। ये होगा आपका रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया बेटा। एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल SN1 का। अभी अपन ये पढ़ा कायरल सेंटर होता है तो वहां पर रेसेमिक मिक्सचर बनता है। कब, जब 1 कायरल सेंटर हो। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपका रेसेमिक मिक्सचर बने, यानी आप ये मान लेना कि वहां पर रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनता। कैसे नहीं बनता, क्या कंडीशन आती है, क्यों नहीं इनएंशियोमर का फॉर्मेशन होता, इन सबको अपन देख रहे हैं। देखो आपके पास में थर्ड एग्जांपल मैंने ये लिया, ये CH3 CD3 Cl और ये फेनिल ग्रुप, यहां पे कार्बन होगा ना। देखो इस कार्बन से सभी अलग अलग है तो ये भी कायरल सेंटर है। इससे भी देखो ऑल 4 वैलेंसी आर डिफर देन इट आल्सो कायरल सेंटर। इसका आप हाइड्रोलाइसिस करो और हाइड्रोलाइसिस करके किस टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है उनको बताना है। एनेंशियोमर बनता है, डायस्टीरियोमर बनता है, किस टाइप से। एक मार्कर और ले लेते हैं। देखो इसका करेंगे तो बेटा सबसे पहले यहां पर देखो स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CD3 है, ये H CH3 Cl H, ये फाइनल, ये क्लोराइड निकलेगा, ये हुआ, ये क्लोराइड निकला आपका, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये ब्रेक होगा।
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। एक ही स्टेप में दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस टाइप से। यहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो अपकमिंग है वो एक तो इस साइड में जुड़ सकता है और दूसरा इसके अपोजिट साइड में, तो दो टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। थोड़ा सा फील करना, दोनों स्टेप को मैं साथ में बता रहा हूं। यहां पे हटेगा OH है, या तो इसी साइड से जुड़ेगा या फिर अपोजिट साइड से, या तो फ्रंट साइड से या फिर बैक साइड से। देखो दोनों प्रोडक्ट बना देता हूं, इसमें ऊपर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा कैसा है CD3। इधर देखो एक कार्बन, एक तो ये बना, इधर OH होगा, दूसरा इधर। नेक्स्ट देखो ये तो ऐसा कैसा रहेगा CH3 CD3 H, इधर PH, इधर Cl, अपोजिट साइड से, Cl के अपोजिट साइड से। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं OH, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या ये मिरर इमेज है क्या? दोनों को आपस में देखा है, दो है, क्या ये मिरर इमेज है क्या? देखो नीचे वाला पार्ट तो मिरर इमेज है, मिरर में देखते तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड में, राइट वाला लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे तो हो रहा है, देखो OH है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, PH हो अपोजिट। यहाँ पे तो देखो सेम ही रहा, ये CD3 है सेम साइड में, इट मीन्स नॉट मिरर इमेज। और जो आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं वो इनेंशियोमर नहीं होते हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं? डायस्टीरियोमर। तो ये क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर। देखो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होता है, वो क्या होते हैं? इनेंशियोमर। और जब मिरर इमेज ही नहीं होते तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। फील आएगा अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो। क्या होती है? दोनों आपस में मिरर इमेज ही नहीं हो तो उसको क्या बोल देते हैं? डायस्टीरियोमर। इसका मतलब इनेंशियोमर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, नॉट इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं? इनेंशियोमर बेटा अपन ये बताया था, इनेंशियोमर कब आता है? जब R कॉन्फिगरेशन से S बने, S से क्या बने? R, इस टाइप का बनता हो तो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और आपस में इनेंशियोमर होते हैं। हालांकि ऑप्टिकली एक्टिव है ड्यू टू कायरल सेंटर। अपन RS के बेसिस पे देख रहे हैं। देखो यहां पे देखें, प्रेफरेंस किसको दोगे? इस वाले को दोगे क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, फिर नेक्स्ट यहां पर Cl जुड़ा हुआ है तो प्रेफरेंस इसको आ गया। सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड ये होगा, ये वर्टिकल पोजीशन पे। तो ये क्या होगा? 1 2 3 कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाला क्या होता है? R। इसमें देखो ये 1, इसके बाद में यहाँ पर भी कार्बन है, फिनाइल में भी क्या होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन में, उसके बाद में भी क्या होते हैं? कार्बन रिपीट होते हैं। तो सेकंड क्या होगी? इधर, थर्ड इस साइड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? R, दोनों R आ रहे हैं। इधर देखिए, इसमें देखेंगे प्रेफरेंस नीचे वालों के दोगे 1 2 3, ये क्या है? R। इधर भी देखोगे तो ये वाला क्या होगा? नीचे वाले को प्रेफरेंस दोगे तो 1, ये 2, ये 3, दोनों को लिख रहे हैं। ये वाला क्या होगा? R। R से क्या बन रहा है? R। इधर देखोगे ये 1, उसके बाद में ये क्या हो गया? 2, कार्बन के बाद में कार्बन, फिर कार्बन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फिर क्या आ जाएंगे? 2 कार्बन के बाद में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम रिपीट होंगे। तो फर्स्ट 2 और ये थर्ड, ये भी क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या बन गया? R। तो R से क्या बन रहा है? R। R से क्या बन रहा है? R। तो ये एक टाइप का क्या होगा? ये रिटेंशन है, रिटेंशन, रिटेन किया। जबकि यहां पर सेकंड वाले में आप देखोगे तो इसको 1, ये वाला क्या होगा? 2, और ये वाला क्या होगा? 3। तो क्या होगा? 1 2 3। कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बेटा ये एक नंबर एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। उसके बाद में कार्बन यहाँ पे कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, तो फिर कार्बन से कार्बन अटैच है तो प्रेफरेंस किसको दोगे? एटॉमिक मास इसमें ज्यादा आएगा तो इसको सेकंड, फिर ये वाला थर्ड। तो फर्स्ट 1 2 3 जाओगे से तो ये कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है वो क्या होता है?
एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है वो क्या होगा एस, क्लॉकवाइज वाला होता है वो क्या होगा आर। तो यहां पे देखो आपने क्या बना, आर से आर बना, आर से आर बना। इधर देखोगे, देखो ये बना आर कोमा आर, इससे पहले वाले में क्या बना है आर कोमा आर, दूसरे में आर कोमा आर से फिर क्या बना है, ये तो सेम ही रहा है ना ऊपर वाला, तो आर कोमा एस। आर से आर ये तो रिटेंशन है, तो यहां पर आर आर से एस एस बनता, तब उसको अपन क्या बोलते हैं इनेंशियोमर। इट मीन्स ये इनेंशियोमर नहीं है। क्लियर हुआ? इनेंशियोमर के लिए ये वाली कंडीशन होती है, आर कोई भी आर हो वो ऐसे बदलना चाहिए, और ये वाला आर है वो भी ऐसे बदलना चाहिए, ये वाला आर है वो भी ऐसे बदलना चाहिए। लास्ट कंक्लूजन बता रहे, अगर वन कायरल सेंटर है, यहां पर वन कायरल सेंटर, वन कायरल सेंटर, तब तो वहां पर इनेंशियोमर बनेगा। और अगर टू कायरल सेंटर या मोर देन टू कायरल सेंटर है तो वहां पर इनेंशियोमर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा डायस्टेरियोमर। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और भी बेटा कोई डाउट है एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके पूछ देखिएगा, और फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फिर से रिपीट कर देंगे कुछ भी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।